नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन हुआ आयोजित। भारत की अध्यक्षता में हुई बैठक कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन और कंसेंसस पर आधारित रही थी। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का छठा सत्र हुआ आयोजित। वर्चुअली शामिल हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साल 2015 में हुई थी फोरम की स्थापना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 जारी। आईआईटी मद्रास का रहा दबदबा। साल 2016 में जारी की गई थी पहली रैंकिंग। तमिलनाडु में बनेगा भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। एक मरीन मैमल है डुगोंग। आईयूसीएन स्टेटस में इसे वल्नरेबल का दर्जा। और ईवी रामास्वामी नायकर की जयंती पर तमिलनाडु मनाएगा सामाजिक न्याय दिवस। पेरियार के नाम से मशहूर थे नायकर। पिछड़ी जातियों के उत्थान में निभाई थी बड़ी भूमिका। आइए सबसे पहले सप्ताह की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बीते 9 सितंबर को ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला यह ब्रिक्स का तीसरा सम्मेलन है। इससे पहले साल 2012 में नई दिल्ली और 2016 में गोवा में भारत ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। वर्चुअली आयोजित हुए इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने हिस्सा लिया। इस साल के सम्मेलन की थीम ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस रखी गई। भारत ने इस सम्मेलन में 4 प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया। इनमें बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, काउंटर टेररिज्म, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए डिजिटल तकनीक और पीपल टू पीपल सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बताया कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को एडॉप्ट कर लिया गया है। दरअसल इससे पहले हुई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग में इस प्लान को अपना लिया गया था। ब्रिक्स के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले ब्राजील, रूस, भारत और चीन यानी ब्रिक रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में साल 2006 में मिले थे। इसके बाद सितंबर 2006 में आधिकारिक तौर पर ब्रिक के विदेश मंत्रियों की पहली मीटिंग आयोजित हुई। ब्रिक का पहला सम्मेलन जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित हुआ था। ब्रिक का ब्रिक्स के रूप में गठन दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल करने के बाद हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने 2011 में ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में शिरकत की थी। पिछले दिनों रूस के व्लादिवोस्तोक में ईईएफ यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का छठा सत्र आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। इसकी 5वीं बैठक 2019 में हुई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट बनाया गया था। छठी बैठक के दौरान भारत और रूस के बीच खास तौर पर आपसी आर्थिक संबंधों पर बात हुई है। वहीं स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर भी खासा जोर दिया गया। आपको बता दें कि ईईएफ की स्थापना 2015 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक डिक्री यानी आदेश के जरिए की थी। इसकी स्थापना एक ऐसे मंच के तौर पर की गई जहां रूस के सुदूर पूर्व के विकास को समर्थन मिल सके और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिले। खास बात यह है कि इस फोरम का आयोजन हर साल रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में ही होता है। यह एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय एकता और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की जाती है। इसके अलावा रूस और दूसरे देश जिन वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है। ईईएफ में खास तौर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुछ अहम भागीदार हिस्सा लेते हैं। लिहाजा पिछले कुछ सालों में ईईएफ एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है जहां रूस और एशिया प्रशांत के बीच राजनीतिक आर्थिक संबंध मजबूत हो सके हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनआईआरएफ यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 जारी की। ये एनआईआरएफ का छठा संस्करण है। ओवरऑल और इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी मद्रास पहले पायदान पर काबिज है। ओवरऑल कैटेगरी के अलावा इसमें 10 कैटेगरी हैं। इनमें रिसर्च कैटेगरी नई जोड़ी गई है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को पहला स्थान हासिल हुआ। मैनेजमेंट रैंकिंग में आईआईएम अहमदाबाद पहले स्थान पर रहा, जबकि फार्मेसी कैटेगरी में दिल्ली स्थित जामिया हमदर्द को पहले स्थान पर रखा गया है। वहीं कॉलेज कैटेगरी में दिल्ली स्थित मिरांडा हाउस का दबदबा कायम रहा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली को मेडिकल कैटेगरी में पहली रैंक हासिल हुई है।
लॉ कैटेगरी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को पहला स्थान हासिल हुआ। आर्किटेक्चर कैटेगरी में IIT रुड़की और डेंटल कैटेगरी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस को पहला स्थान मिला। आपको बता दें कि NIRF फ्रेमवर्क को मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर 2015 को अप्रूवल मिला था। इस फ्रेमवर्क के पैरामीटर्स में रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन शामिल होते हैं। इस फ्रेमवर्क पर आधारित पहली रैंकिंग साल 2016 में जारी की गई थी। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने विद्यांजलि 2.0 प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। इसके जरिए स्कूली शिक्षा के विकास में एक ही प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन वॉलंटियर्स, दानदाताओं और CSR का सहयोग लिया जाएगा। विद्यांजलि 2.0 सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्रों को सरकारी स्कूलों के विकास के लिए आगे आने को कहा है। विद्यांजलि शब्द विद्या और अंजलि शब्दों से मिलकर बना है। विद्या का अर्थ है सही ज्ञान और अंजलि का अर्थ होता है दोनों हाथों से भेंट। विद्यांजलि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर के स्कूलों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए स्कूलों को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई पहल है। यह पहल भारतीय डायस्पोरा के कई स्वयंसेवकों, युवा पेशेवरों, स्कूल के पूर्व छात्रों, शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों और कई अन्य लोगों के साथ स्कूलों को जोड़ेगी। विद्यांजलि के 2 आयाम हैं, स्कूल की गतिविधियों में भागीदारी और संपत्ति का निर्माण। इन दोनों आयामों के तहत वॉलंटियर्स स्कूली शिक्षा में योगदान दे सकते हैं। हाल ही में NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में अटल पेंशन योजना सबसे ज्यादा पॉपुलर योजना बनकर उभरी है। NPS के 4.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स में से 2.8 करोड़ से अधिक लोगों ने अटल पेंशन योजना का चुनाव किया है। इनमें से अधिकांश सब्सक्राइबर्स नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज से हैं। जनगणना 2011 के मुताबिक 1 से 5 मिलियन की जनसंख्या वाले शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटीज की श्रेणी में रखा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे देश के डेमोग्राफिक पैटर्न का भी पता चलता है। असंगठित क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा नॉन मेट्रो शहरों में निवास करता है। अटल पेंशन योजना को भारत सरकार ने साल 2015 में लॉन्च किया था। इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के सभी लोग शामिल हो सकते हैं। इसमें 60 साल की उम्र के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की मासिक आय अपने दिए गए कंट्रीब्यूशन के मुताबिक हासिल होती है। इस योजना का मकसद व्यक्ति को उस समय मासिक आय प्रदान करना है जब वे 60 साल के बाद कार्यशील नहीं रह पाते। NPS की स्थापना PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के प्रावधानों के मुताबिक की गई थी। इसका उद्देश्य सब्सक्राइबर्स के हित में संपत्ति और धन की देखभाल करना है। आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का निर्माण दीर्घकालीन सहायता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसके तहत परिवार के कमाने वाले सदस्य के सेवानिवृत्त होने या उसकी मृत्यु हो जाने या किसी अक्षमता का शिकार हो जाने की स्थिति में आय सुरक्षा दी जाती है। बीते दिनों तमिलनाडु सरकार ने डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की। यह भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व होगा। 500 किलोमीटर के क्षेत्र में यह रिजर्व पाक खाड़ी में बनाया जाएगा। भारत में डुगोंग गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ के अलावा अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाई जाती हैं। डुगोंग एक मरीन मैमल है। सी ग्रास यानी समुद्री घास खाने के कारण इसे समुद्री गाय या सी काऊ के तौर पर भी जाना जाता है। डुगोंग मैनेटीज की निकट संबंधी है। दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन डुगोंग के पास डॉल्फिन के जैसी पूंछ होती है। मैनेटीज की बात करें तो ये ताजे पानी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। डुगोंग का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण के लिहाज से डुगोंग को साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। साथ ही भारत में इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 में रखा गया है। डुगोंग को संरक्षित करने की वजह है लगातार हो रहा तटीय विकास और औद्योगिक गतिविधियां। इससे जल प्रदूषण के चलते समुद्री घास को नुकसान पहुंचता है। यदि खाने के लिए पर्याप्त समुद्री घास नहीं होती है तो डुगोंग सामान्य रूप से प्रजनन नहीं कर पाती। इन्हें मछली पकड़ने के जाल, बोट एक्सीडेंट जैसे भी खतरे होते हैं। NBAGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने मांडा भैंस को भारत में पाई जाने वाली भैंसों की 19वीं यूनिक ब्रीड घोषित किया है। ये बफेलो पूर्वी घाट और ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस टैग के हासिल होने से इन भैंसों के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर रणनीति तैयार की जा सकेगी। मांडा भैंस को यह टैग उनकी कुछ खासियत के चलते दिया गया है, जैसे ये भैंसें
परजीवी संक्रमण के प्रति प्रतिरोधी बीमारियों के लिए कम सुभेद्य होती हैं और बेहद कम लागत के साथ इनका पालन किया जा सकता है। मांडा भैंस लगभग 3 साल में परिपक्व हो जाती हैं। साथ ही अपने पूरे जीवन काल यानी लगभग 20 साल तक हर 1.5 से 2 साल में बच्चे को जन्म देती हैं। ओडिशा के कोरापुट, मलकानगिरी और नवरंगपुर जिलों में इनका प्रयोग जुताई के लिए किया जाता है। इसके पहले ओडिशा के गाय की 4 प्रजातियों बिंझरपुरी, मोटू, घुमुसरी और खरियार, भैंसों की 2 प्रजातियों चिल्का और कालाहंडी के अलावा भेड़ की 1 प्रजाति केंद्रपाड़ा को भी NBAGR की तरफ से मान्यता दी गई है। आपको बता दें कि केंद्रपाड़ा भेड़ को स्थानीय स्तर पर कुजी मेढ़ा के नाम से जानते हैं। साल 2015 में बिंझरपुरी गाय को जर्म प्लाज्म प्रोग्राम के तहत फ्रोजन सीमन बैंक में संरक्षित किया गया था। फ्रोजन सीमन तकनीक के जरिए बड़े डेयरी जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। इसने पशुधन उत्पादन कार्यक्रम और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कोयला आधारित हाइड्रोजन के उत्पादन का रोड मैप तैयार करने के लिए विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की है। कोयला ब्राउन हाइड्रोजन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। हालांकि कोयले से हाइड्रोजन निर्माण में कार्बन उत्सर्जन का खतरा रहता है। इसलिए भारत में लगभग 100% हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस के जरिए किया जाता है। लेकिन कोयले के जरिए हाइड्रोजन उत्पादन प्राकृतिक गैस के जरिए होने वाले हाइड्रोजन उत्पादन की तुलना में सस्ता है। कोयले वाली प्रक्रिया में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को सतत पर्यावरणीय ढंग से स्टोर कर लिया जाए तो भारत के कोल रिजर्व हाइड्रोजन का अच्छा स्रोत साबित हो सकते हैं। CCUS यानी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक माना जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उत्पादों या सेवाओं के निर्माण में उपयोग किया जा सकता है या स्थायी तौर पर अंडरग्राउंड स्टोर कर लिया जाता है। आपको बता दें कि कोयला एक आसानी से दहन होने वाला काला या भूरा अवसादी चट्टान होता है जो मुख्य रूप से कार्बन से बना है। भारत में एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले की बात करें तो यह कोयले का उच्चतम ग्रेड है। इसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत होता है। यह कठोर, भंगुर, काला और चमकदार होता है। यह जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में सीमित रूप में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयले की बात करें तो यह मध्यम श्रेणी का कोयला है। इसमें उच्च ताप क्षमता होती है। अधिकांश बिटुमिनस कोयला झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सब बिटुमिनस कोयला काले रंग का, बिना चमक का होता है। लिग्नाइट की तुलना में इसकी तापीय क्षमता अधिक होती है। लिग्नाइट सबसे कम कार्बन कंटेंट वाला लो क्वालिटी का कोयला है। यह राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाया जाता है। चंडीगढ़ पोलन यानी पराग कैलेंडर हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इसे चंडीगढ़ PGI और पंजाब यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार किया। पोलन कैलेंडर किसी भौगोलिक क्षेत्र में वायु जनित पोलन की समय गतिशीलता को दिखाता है। इसमें साल भर के एयरबोर्न पोलन को एक सिंगल पिक्चर में दर्शाया जाता है। पोलन कैलेंडर्स क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं। पोलन यानी फूलों के पराग का सीधा संबंध उस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति से होता है। पोलन कैलेंडर चिकित्सकों के साथ ही एलर्जी वाले लोगों को भी जानकारी प्रदान करता है। यह हाई पोलन के मौसम के दौरान उनके जोखिम को सीमित करने में मदद करता है। पोलन कैलेंडर की जरूरत के बारे में जानने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि पोलन क्या है। पौधों में फूल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। पौधे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों तरह के हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल पौधों में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं। मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन्स में और फीमेल गैमेट्स ओव्यूल में पाए जाते हैं। पॉलिनेशन यानी परागण एक फूल के पराग कोश से उसी या दूसरे फूल के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पोलन ग्रेन्स के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। पौधों में पॉलिनेशन हवा, पानी और इंसेक्ट्स यानी कीट पतंगों के जरिए होता है। पौधों के पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन जब ये इंसानों के शरीर में श्वसन के जरिए पहुंचते हैं तो एलर्जी का कारण बन जाते हैं। हवा में पाए जाने वाले पोलन्स इंसानों में अस्थमा, सीजनल राइनाइटिस और ब्रोंकाइल इरिटेशन की वजह माने जाते हैं। फ्रांस के मार्सेille में 3 से 11 सितंबर के बीच IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस आयोजित की जा रही है। इस मौके पर नदियों के अधिकारों का मुद्दा उठाया गया है। दरअसल इसी साल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर्स के आधिकारिक लॉन्च का भी 1 साल पूरा हुआ है। डिक्लेरेशन में नदियों को जीवित इकाई मानने, आधारभूत अधिकारों और लीगल गार्जियन मुहैया कराने की बात की गई है। नदियों के संरक्षण को लेकर कई देशों द्वारा ऐसे प्रयास किए गए हैं।
साल 2017 में ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को लीगल पर्सन के तौर पर मान्यता दी थी। हालांकि बाद में इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि इक्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने प्रकृति के अधिकारों को संवैधानिक तौर पर मान्यता प्रदान की थी। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस संरक्षण के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक इवेंट बनकर उभरा है। ये हर 4 साल पर आयोजित किया जाता है। इस कांग्रेस में IUCN के सदस्य सिफारिशों पर मतदान के जरिए वैश्विक संरक्षण एजेंडा निर्धारित करते हैं। बीते दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने EV रामास्वामी नायकर की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। सामाजिक न्याय एक राजनीतिक और दार्शनिक अवधारणा है जिसमें विभिन्न सामाजिक आयामों के लोगों के बीच समानता की बात की जाती है। 1879 में जन्मे EV रामास्वामी को पेरियार के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। साथ ही वे वाइकॉम आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक कांग्रेसी के तौर पर की थी। कांग्रेस के साथ कुछ विवाद के चलते उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद वे जस्टिस पार्टी से जुड़े। जस्टिस पार्टी का गठन साल 1916 में हुआ था। पेरियार को इसके अध्यक्ष के रूप में साल 1938 में चुना गया था। उन्होंने रूस का भी दौरा किया था। उन्होंने वहां कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित होकर उनके घोषणा पत्र का तमिल में अनुवाद किया। आपको बता दें कि साल 1925 के आत्मसम्मान आंदोलन में पिछड़ी माने जाने वाली जातियों के लिए समाज में समान अधिकारों की दावेदारी की गई। पेरियार का मानना था कि सभी तरह के सामाजिक विभाजन के पीछे धर्म और उससे जुड़े भगवान जिम्मेदार हैं। इसलिए वे चाहते थे कि अनटचेबल्स यानी अछूत सभी धर्मों से मुक्त हों। वे मनु संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के कटु आलोचक थे। वे मानते थे कि इन धर्म ग्रंथों के आधार पर ही ब्राह्मण पिछड़ी जातियों के ऊपर और पुरुष महिलाओं के ऊपर अपनी अथॉरिटी साबित करते हैं। वाइकोम सत्याग्रह त्रावणकोर, जो कि वर्तमान में केरल का क्षेत्र है, वहां पिछड़ी माने जाने वाली जातियों के मंदिर प्रवेश से संबंधित था। सरकार ने इस बात का भरोसा जताया है कि दिसंबर तक खाद्य तेल की कीमतों में कुछ गिरावट आ सकती है। इसके पीछे 2 मुख्य वजहें हो सकती हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरता ट्रेंड और दूसरी घरेलू ऑयल सीड्स फसलों की आवक। हालांकि इस बात के भी साफ संकेत दिए गए हैं कि तेल कीमतों को और कम करने के लिए सरकार आगे कस्टम ड्यूटी में और कोई रियायत नहीं देगी। गौरतलब है कि पिछले साल के मुकाबले खाद्य तेल की कीमतों में लगभग 50% का इजाफा हुआ है। इसका कारण है पिछले कुछ समय में बढ़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय कीमतें और देश में सोयाबीन का कम उत्पादन। लेकिन सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ी। इस पर जानकारों का कहना है कि चीन ने इस दौरान काफी बड़े पैमाने पर खाद्य तेल की खरीद की है। वहीं बड़े बड़े तेल उत्पादक देश चूंकि अब बायोफ्यूल पॉलिसीज की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वे खाद्य तेल फसलों को बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं। इनमें मलेशिया और अमेरिका का नाम ऊपर है, जो पाम ऑयल और सोयाबीन का इस्तेमाल इस तरह से करने का मन बना चुके हैं। भारत में कीमतें बढ़ने की एक बड़ी वजह है आयात। भारत अपनी खाद्य तेल जरूरतों का 60% हिस्सा आयात करता है। इससे साफ है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी तरह की हलचल होती है तो इसका असर भारत पर जरूर होगा। वहीं इतने बड़े स्तर पर अगर हम आयात करते हैं तो जाहिर है कि सरकार को कस्टम ड्यूटी भी बढ़ानी पड़ेगी ताकि घरेलू उत्पादकों को नुकसान न हो। क्या ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर जीवन है? पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है या नहीं? ऐसे सवाल सदियों से इंसानी मन में कौंधते रहे हैं। हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन की उपस्थिति वाले ग्रह की खोज को लेकर हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक शोध जारी किया है। शोध में इन प्लैनेट्स को हाइसीन प्लैनेट्स कहा गया है। हाइसीन से मतलब है इनका वायुमंडल हाइड्रोजन का बना है और ये ओशियंस यानी महासागरों से घिरे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर एक ऐसी माइक्रोबियल लाइफ की संभावना है जो पृथ्वी के एक्सट्रीम जलीय पर्यावरण में पाई जाती है। ये प्लैनेट आकार में पृथ्वी से 2.6 गुने बड़े और यहाँ का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस होता है। पहले के एक शोध में कहा गया था कि हाइड्रोजन से संपन्न वायुमंडल में दबाव और तापमान के चलते जीवन की संकल्पना मुश्किल है, लेकिन कैम्ब्रिज की रिसर्च में कहा गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इन प्लैनेट्स पर जीवन की संभावना बन सकती है। इसके बाद से ही ऐसे प्लैनेट्स पर बायोसिग्नेचर की उपस्थिति को लेकर शोध किए गए। बायोसिग्नेचर से किसी जैविक निशानी के जरिए जीवन की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ऑक्सीजन, ओजोन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें संभावित जीवन के लिए बायोसिग्नेचर मानी जाती हैं।
कुछ अन्य गैसें मसलन मिथाइल क्लोराइड और डाइमिथाइल सल्फाइड भी हाइड्रोजन संपन्न वायुमंडल के लिए बायो सिग्नेचर मानी जाती हैं। ऐसे वातावरण में ऑक्सीजन या ओजोन की उपलब्धता अधिक नहीं होती। आपको बता दें कि जब भी एस्ट्रोनॉमर्स पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश वाले ग्रहों की खोज करते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि एक्सोप्लैनेट्स का आकार, द्रव्यमान, तापमान और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियां पृथ्वी के समान हों। कैम्ब्रिज के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए अधिकांश हाइसीन प्लैनेट आकार में पृथ्वी से बड़े और तापमान में अधिक हैं, लेकिन इनमें पृथ्वी जैसे ग्रहों के मुकाबले गोल्डीलॉक्स जोन अधिक हैं। दरअसल पृथ्वी सूर्य से जितनी दूरी पर है वह जल के तरल बने रहने के लिए जरूरी है। पृथ्वी से सूर्य की इसी दूरी को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। आज के इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अटल पेंशन योजना में 18 से 44 आयु वर्ग के सभी लोग शामिल हो सकते हैं। कथन 2, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अनुसार गठित किया गया है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। दूसरा प्रश्न, हाल ही में आयोजित हुए ब्रिक्स के 13वें सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ब्रिक्स का यह तीसरा सम्मेलन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कथन 2, इस साल के सम्मेलन की थीम ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस रखी गई थी। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र का अनुवाद किया था। वे रूस की यात्रा पर गए थे। वे पिछड़ी जातियों के अधिकारों के बड़े पैरोकार माने जाते हैं। वे आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी से संबंधित हैं। हाल ही में उनकी जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। ऊपर दिया गया विवरण किस व्यक्तित्व से संबंधित है। ऑप्शन है ए गोविंद वल्लभ पंत, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ईवी रामास्वामी नायकर, या फिर डी दीनदयाल उपाध्याय। चौथा प्रश्न, भारत के किस पड़ोसी देश में महावेली गंगा नदी बहती है। ऑप्शन हैं ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, या फिर डी कंबोडिया। पांचवा और अंतिम प्रश्न, डुगोंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, डुगोंग एक हर्बीवोरस मरीन मैमल है। कथन 2, इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 2 में रखा गया है। कथन 3, यह भारत के संपूर्ण तट पर पाई जाती है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। हेलो दोस्तों, मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। दरअसल बीते दिनों श्रीलंका ने आर्थिक इमरजेंसी की घोषणा की है। दरअसल कोविड के बाद से ही श्रीलंका में इस तरह की आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके बाद से ऐसी घोषणा की गई है। तो आज के मैप सेक्शन में हम श्रीलंका को कवर करेंगे, जो हिंद महासागर में मौजूद एक द्वीपीय देश है। तो बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की जो राजधानी है वह है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जो यहाँ की राजधानी है। दूसरी है कोलंबो, जो यहाँ की जुडिशियल और लेजिस्लेटिव राजधानी है। श्रीलंका का जो पुराना नाम था, इसको पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। 1948 में श्रीलंका ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हुआ और आगे चलकर 1972 में इसको श्रीलंका नाम दिया गया। 1983 का समय था जब श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के बीच में गृह युद्ध की स्थितियां शुरू हो गई थी। हम थोड़ा इतिहास को भी देख करके चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि आगे चलकर सन 2009 तक
जो श्रीलंका की सरकार थी उसने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम को हरा करके एक तरीके से आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू की। अगर हम श्रीलंका की भौगोलिक अवस्थिति को देखें तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में मौजूद है और पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के जलीय क्षेत्र से भारत से अलग होता है। यहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं उसमें इसका मध्य का भाग आप देख सकते हैं, यह एक तरीके से पर्वत श्रृंखलाओं से बना हुआ है और जो आसपास का अन्य इलाका है वह यहाँ के तटीय मैदान हैं। इसी तरह यहाँ की जो प्रसिद्ध चोटी है वह है एडम्स पीक, यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध चोटी मानी जाती है। और एडम ब्रिज जो भारत के रामेश्वरम से और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में मौजूद मन्नार द्वीप से उसके बीच में अवस्थित है, यह एडम्स ब्रिज। अब हम यहाँ की प्रमुख नदी की बात करें तो महावेली नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है और यहाँ की बहुत प्रमुख नदी है। श्रीलंका अपने सैंडी बीचेस यानी जो वहाँ के बीच मौजूद हैं और अपने लैगून के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जाना जाता है। और साथ ही जो श्रीलंका का एक हम्बनटोटा पोर्ट है इसके दक्षिण में मौजूद है, यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैप सेक्शन में इतना ही, शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आइज के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर ज़रूरी खबरों पर नज़र। ICRI सेट यानी द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स को अफ्रीका फूड प्राइज 2021 से नवाजा गया है। ICRI सेट का मुख्यालय भारत के हैदराबाद में स्थित है। इसका मकसद एशिया और अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच ऑसिनडेक्स 21 समुद्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखने में दोनों देशों की नेवी को एक सुनहरा मौका प्रदान करेगा। गौरतलब है कि पहली बार वर्ष 2015 में इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। बीते 10 सितंबर को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत की जयंती मनाई गई। उनका जन्म वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। वे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और केंद्र सरकार में गृह मंत्री के पद पर भी रहे। हिंदी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनाने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। साल 1957 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रबी की फसलों के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया है। गेहूं की MSP में 2% तो ऑयल सीड और दालों के लिए 8% तक की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि MSP की सिफारिश CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा की जाती है। कार्बन डेटिंग के जरिए पता चला है कि तमिलनाडु की थामिराबरानी सभ्यता 3200 साल पुरानी है। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले के शिवकलाई में एक घड़े में पाए गए मिट्टी एवं चावल के अवशेषों की कार्बन डेटिंग विश्लेषण के जरिए इसका पता लगाया गया है। इसे पोरुनई सभ्यता भी कहा जाता है, जो पोरुनई नदी के नाम पर रखी गई है। पोरुनई नदी को थामिराबरानी नदी भी कहा जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तिरुनेलवेली में 15 करोड़ रुपए की लागत से पोरुनई संग्रहालय की स्थापना की भी घोषणा की है। बीते दिनों वतन प्रेम योजना की गवर्निंग बॉडी वतन प्रेम योजना सोसाइटी की पहली मीटिंग आयोजित हुई। इसमें प्रस्ताव किया गया कि 1000 करोड़ रुपए के कार्य को दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि वतन प्रेम योजना गुजरात सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए लॉन्च की गई है। इसमें 60% योगदान दानदाताओं और 40% योगदान राज्य सरकार की तरफ से होगा। इन दानदाताओं में देश दुनिया में बसे गुजराती शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने अपने सभी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के तहत शुरू इस प्रोग्राम का मकसद स्कूल लेवल पर ही युवा उद्यमी तैयार करना है। इस प्रोग्राम के तहत 11वीं एवं 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को बिजनेस शुरू करने के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे।
बीते दिनों WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा WMO एटलस ऑफ मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर एक्सट्रीम्स 1970 टू 2019 जारी किया गया था। यह एटलस 1970 से 2019 के बीच मौसम, जलवायु और पानी से संबंधित आपदाओं का सांख्यिकी विश्लेषण प्रदान करता है। आपको बता दें, WMO 193 सदस्यों के साथ UN की विशेषीकृत एजेंसी है। बीते दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे जिले के एक गांव के मामले में पीने के पानी की नियमित सप्लाई को लोगों का आधारभूत अधिकार बताया है। इससे पहले एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत पीने के पानी तक पहुंच को आधारभूत अधिकार बताया था। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक आधारभूत अधिकारों का वर्णन है। रूस में एक मल्टीनेशन एक्सरसाइज ज़ापट 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत सहित 17 देशों की सेनाओं को आमंत्रित किया गया है। साथ ही इसमें चीन और पाकिस्तान सहित 8 देश ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होंगे। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।